हेलो ट्वेल्थीस। अगला वाला जो टॉपिक है वो करते हैं ज़रा। आपको पता ही होगा मॉर्निंग्स में से मैंने आपको एक जो प्रैक्टिस पेपर दिया था उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 1 मार्कर हो चुका था हमारा, केस स्टडी डिस्कस कर चुके थे और 2 मार्कर भी डिस्कस कर चुके थे। अब सेक्शन 4 की बात करते हैं जिसमें 3 मार्कर आएंगे हमारे 7। और मैंने आपको इसकी जो ब्लू प्रिंट है वो भी बताया था कि 7 में से 6 क्वेश्चन कैलकुलस बेस्ड होंगे और एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 या 2 से आएगा क्योंकि ये यूनिट 1 का है। राइट, तो करते हैं स्टार्ट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, डिफ्रेंसिएशन का है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पहले हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और वाई को भी, और फिर हम डी एक्स बाई डी टी और डी बाई डी टी निकालते हैं। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को टी के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, टी साइन टी है हमारे पास, तो टी साइन टी इंटू साइन टी, दो टर्म्स है तो प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो टी एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आ जाएगा, और फिर साइन टी एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर कॉस टी बचा और कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी। तो हमने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, तो डी एक्स बाई डी टी आ गया हमारे पास ए टी कॉस टी। अब बात करते हैं वाई की, तो डी वाई बाई डी टी निकालते हैं ज़रा। तो डी बाई डी टी वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एज इट इज़ साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस, अब टी कॉस टी में प्रोडक्ट टू लगेगा तो टी एज इट इज़ कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, दैट्स मेक इट पॉजिटिव, देन माइनस कॉस टी एज इट इज़ टी का डेरिवेटिव 1, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ जाएगा ए टी साइन टी। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आ गया हमारे पास ए टी साइन टी, वाई की टर्म पहले लिखेंगे, और डी एक्स बाई डी टी आ गया ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कट गया, ये आ गया हमारे पास टेन टी। बट हमें तो निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव, यानी अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी हमें टेन टी का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, टेन टी का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यानी हमें डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी चाहिए। तो टेन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर टी इंटू टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स। और ये कहाँ से लाएंगे, ये हमें पता है, ये हमेशा हमारा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो आ जाएगा सेक क्यूब टी, क्योंकि कॉस टी अपॉन आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया सेक क्यूब टी ए टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें निकालना है, शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, हमें शो करना है, तो बाइजेक्टिव में क्या होता है हमारा, हमें 1 to 1 शो करना होता है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, और हमारे पास है x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, एंड व्हेन वी कैंसिल आउट दिस 4 तो हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो जब हम ऑप्शन ये रखेंगे तो हमारे पास x1 इक्वल टू प्लस x2 आएगा या माइनस x2 आएगा। बट हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ना x1 और x2 जो है वो दे रखे हैं पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ देख सकते हैं आप, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे, तो इसका मतलब है x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो कह देंगे ये तो पॉसिबल नहीं, यानी हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर की जगह सिर्फ रियल नंबर दिया होता तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं बनता, बट क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, यानी x कैनॉट बी नेगेटिव, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, तो हम कह देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 1 to 1 फंक्शन। अब हमारे को दिखाना है कि ऑन टू भी है, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम ना, इसकी रेंज निकालते हैं, और रेंज जो है कोडोमेन की इक्वल आनी चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखा,
अब रेंज में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, नहीं तो मैं एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ कि मैं कहूँगा भी एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो होगा वो हमेशा 4 से ग्रेटर होगा, यानी वाई हमेशा 4 से ग्रेटर होगा। यानी मेरी रेंज आ गई 4 टू इन्फिनिटी। और आप चेक करो तो ये कोडोमिन भी दे रखा होगा 4 टू इन्फिनिटी। ये देखिए ये कोडोमिन होता है जो इस साइड होता है एरो के, तो हम क्या देंगे, रेंज इक्वल टू कोडोमिन हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है हमारा। एंड बिकॉज के रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, एंड बिकॉज एफ एक्स इज 1 to 1 and on to both, so एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से हम शो करते हैं। इसी का और पार्ट भी है एक 30th का और पार्ट है, वो रिलेशन पे दिया हुआ है मैंने, कि भी ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि एक क्वेश्चन आ जाए फंक्शन से, दूसरा इसे हमें शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है L1, L2, फिर L1 इज पैरेलल टू L2। रिलेशन क्या लिख देता हूँ मैं, रिलेशन है हमारे पास R के अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं L1, L2 एंड दे आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन दैट L1 पैरेलल टू L2, यानी वही दो लाइन्स इसके अंदर आएगी जो आपस में पैरेलल है। तो पहले शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। कैसे शो करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव। याद होगा आपको ऐसे करते थे, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इसका मतलब L1, L1 बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब, और कंडीशन क्या है कि जो लाइन यहाँ आ रही है वो इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे L1 पैरेलल टू L1 होगा। एंड वी नो दैट ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो आप कहेंगे विच इज़ ट्रू, ट्रू, हर लाइन अपने साथ पैरेलल होती है। अब आप कहोगे कैसे होती है, देखिए बेटा पैरेलल की डेफिनेशन होती है, पैरेलल को हम दो डेफिनेशन मान सकते हैं कि भी एक तो कह सकते हैं भी स्लोप सेम हो, तो हर लाइन का स्लोप अपने साथ सेम होता है तो पैरेलल कह सकते हैं। नहीं तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स रिमेन कॉन्स्टेंट देन इट इज सेड टू बी पैरेलल, तो वो भी हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में 0 है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये पैरेलल है, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक होगा क्या ये, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्री के लिए हम दिखाते हैं कि a, b लिया और b, a आ रहा, तो उसी तरह से हम लेट कर लेते हैं, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है L1 L2 के पैरेलल है, तो हम कहेंगे अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है, सो L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, तो इसका मतलब L2, L1 भी R के अंदर आएगा, तो इसका मतलब है R इज सिमेट्रिक। और आप आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव देखते क्या होगा, तो हम ट्रांजिटिव में लिखते हैं लेट L1, L2 बिलोंग्स टू आर, L2, L3 बिलोंग्स टू आर, दो मानते हैं और हम चेक करते हैं L1, L3 आना चाहिए, तो L1 पैरेलल टू L2 है, L2 पैरेलल टू L3 है, तो हम यहाँ ना डायग्राम रख के दिखा देते हैं, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है और ये L3 लाइन है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ये भी तो आपस में पैरेलल होगी, टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब L1 पैरेलल टू L3 हो जाएगा, इसका मतलब L1, L3 बिलोंग्स टू R हो गया, तो R इज ट्रांजिटिव हो गया। और आखिरी में लिख देंगे बिकॉज R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R इज इक्विवेलेंस। तो ये हमारे को प्रूव करना था। अब यहीं पे एक और कंडीशन भी दी थी बेटा कि ना यहाँ पे इक्विवेलेंस तो हो गया, अब इसकी रिलेशन निकालो, फाइंड द सेट ऑफ लाइन विच रिलेटेड टू दिस लाइन। इसका मतलब है कि ये L1 L2 में से अगर एक लाइन ये हो जाए तो दूसरी क्या होगी, अब दूसरी कौन सी है जो इसके साथ पैरेलल होगी। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था जब दो लाइन पैरेलल होती है ना तो उनका स्लोप सेम होता है। या फिर मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ, हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, मान लेते हैं फर्स्ट लाइन हमारे पास एक ही है,
तो दूसरी लाइन जो इसका पैरेलल होगी इसमें एक्स और वाई वाला पार्ट सेम रहेगा, यानी उसकी इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स, इसको हटा देते हैं। जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो इनमें एक्स और वाई का पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट करता है, चेंज होता है। क्यों? क्योंकि स्लोप सेम होता है। तो इसी तरह से इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी? तो आपको होगी इसके पैरेलल लाइन होगी y इक्वल टू 2x प्लस सम कॉन्स्टेंट। हम कह देंगे y इक्वल टू 2x प्लस सी है, बट c कैन बी एनी रियल नंबर। तो जितनी भी लाइन है दे आर रिलेटेड टू दिस कंडीशन बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट सेम रख दिए। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 31 पे। 31 हमारा ए वाई का क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि भी कर्व का एरिया निकालो, और ये कौन सा कर्व है पता चल रहा है आपको? ये है हमारा एलिप्स। तो एलिप्स का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं एक बार ज़रा। तो यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं। यह है एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। तो यानी ये 4,0 हो जाएगा, ये 0,3 हो जाएगा। तो पहले ना इस वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं और उसको इंटू 4 कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। तो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ बी जो होगा उसमें एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है 0 से 4 तक। और अगर एक्स की चेंजिंग देख रहे हैं तो हम क्वेश्चन से वाई निकालेंगे। तो हम इसकी इक्वेशन से वाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखते ज़रा। वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 16 एक्स स्क्वायर बाय 16। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। तो वाई यहाँ से आ जाएगा 3/4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो 3/4 मैंने बाहर ले लिया, 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/4। अब जब हम इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, ये 8 आ गया। साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया क्योंकि 4/4, 0 पे ये टर्म 0 हो जाएगी और साइन इनवर्स ऑफ 0 से दूसरी टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये सब कुछ हट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से ही कट गया 2, तो हमारे पास आ गया 6 साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई/2। यानी हमारा एक पार्ट का आंसर आ गया 3 पाई। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ एलिप्स पूछा है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ 4 एलिप्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स 3 पाई। हमारा आंसर आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। देख लो, कोई मुश्किल नहीं है ना। अब 32 क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो तो क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? अगर आपको याद हो, ये ना y/x जब आ जाता है तो y/x का मतलब होता है ये ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, याद रखनी है आपने। अभी जब हम इसका ट्यूटोरियल में अपलोड कर दूंगा थोड़ा सा जल्दी। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन करा दो, हालांकि मैंने क्लास में करवा दिया है अपनी, बट एक बार ट्यूटोरियल बाकी बच्चों के लिए भी मैं अपलोड कर दूंगा। अब चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन है। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। dy/dx क्या है देखें, ये है y cos y/x प्लस एक्स, और मैं x cos y/x को नीचे ले जा रहा हूँ डायरेक्टली। y cos y/x प्लस एक्स अपॉन x cos y/x। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अलग अलग करता हूँ। तो ये बन जाएगा y/x, और अगली टर्म में जब x कट जाएगा तो 1/cos को मैं लिख देता हूँ sec y/x। तो जब पूरी टर्म हमारे पास y/x या x/y में हो तो इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? हम y/x को v मान लेते हैं, यानी y को vx मान लेते हैं, और v हमारा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो अगर मैं y को vx पुट करूँगा तो dy/dx भी हटाना पड़ेगा, तो dy/dx भी निकाल लेते हैं, यानी इस इक्वेशन को ना डिफरेंशियल कर देते हैं। तो v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv/dx। अब ये टर्म और ये टर्म इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारी एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पुट करते हैं ज़रा, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू y/x जो v है इक्वल टू sec v, क्योंकि y/x ही है, ये v से v कट जाएगा।
ये करने के बाद हमारी क्वेश्चन है सेपरेटिंग द वेरिएबल बन जाती है, क्योंकि ये v का टर्म है, ये v का टर्म है, सेपरेट कर देते हैं और 1/x बन जाएगा। सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मुझे सिर्फ cos v को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ना 1/sec को तो मैं cos लिख सकता हूँ और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sin v, है ना, cos का इंटीग्रेशन माइनस sin v और x प्लस c हो जाएगा, मतलब सॉरी cos v किसका डेरिवेटिव होता है बेसिकली, तो कहेंगे sin का, तो sin v हो गया और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, y/x इक्वल टू log x प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 32 कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब चलते हैं 33 पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन लिख लिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, यही क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 2 एज इट इज़ x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² यानी 6x² माइनस 6x माइनस 36 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है ना, x² माइनस x माइनस 6 हो गया। अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं, तो ये बन रहा है x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो इसके फैक्टर बन गए x माइनस 3 और x प्लस 2। हमने इसको जब 0 के इक्वल रख दिया तो x की दो वैल्यू आ गई, -2 और 3, तो हमारे पास दो इंटरवल बन गए ना नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 3। तो हम कैसे करते थे, पहले हम बनाते थे इंटरवल्स, तो ना एक टेबल बना लेते हैं हम। अब हमें चेक करना है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इन इंटरवल पे, तो एक इंटरवल बन रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी से -2, ये वाला, एक बन रहा है -2 से 3 और एक बन रहा है 3 से इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे x की और उसको डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, अदरवाइज डिक्रीज़ कर रहा है। और हमें ना एक्चुअल वैल्यू भी निकालनी नहीं होती, सिर्फ हमें देखना होता है पॉजिटिव के नेगेटिव। तो मैं ना ये माइनस इन्फिनिटी से -2 में -3 पुट कर देता हूँ, कहाँ पे, डेरिवेटिव में, ये रहा डेरिवेटिव। तो जब मैं यहाँ -3 पुट करूँगा तो -3 -3 -6 -3 + 2 -1, तो 2 बार नेगेटिव आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। इस वाले फंक्शन में मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। इस वाले में मैं 4 पुट कर रहा हूँ, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा, हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, दो इंटरवल पे, तो हम कह देंगे ओवर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, दो जगह कर रहे हैं इसलिए हम उसको क्लब कर देंगे, और डिक्रीज़ का कर रहे हैं, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से 3। और अगर स्ट्रिक्टली बढ़ना आता तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते थे। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है देख लेते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है मैंने, तो स्ट्रिक्टली नहीं लिखा, अगर स्ट्रिक्टली लिखा होगा तब ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो इसको क्लोज लिख देंगे कि भाई डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 33। चलिए आगे क्वेश्चन पे 30 पर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहेंगे फिर इसके बाद ओवर। ये तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है कि हमें शो करना है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो आपको याद होगा पहले हम क्या करते हैं, मॉड फंक्शन को ना ब्रेक कर लेते हैं। तो मॉड x को हम लिख सकते हैं, मॉड x - 3 को लिख सकते हैं कि भी ये पॉजिटिव x - 3 है जब x 3 से बड़ा है, क्योंकि जब 3 से बड़ा है तो मॉड की ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म आ रही है। बट जब x नेगेटिव है, मतलब 3 से छोटा है, तो ये पार्ट नेगेटिव है, और मॉड को पॉजिटिव करने के लिए हम उसके बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हैं। अब क्वांटिटी चेक करनी है तो पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट लिमिट। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन आए तब भी ना क्वांटिटी पहले निकाल लिया करो। वैसे तो यहाँ बोल दिए
ना भी बोली थी तो पहले निकाल लेते। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स क्या हो जाता है 3 माइनस एच, तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे, हम कहेंगे 3 से छोटा है तो नीचे वाली टर्म लेंगे, यहाँ पुट करते 3 माइनस एच माइनस 3, कट गया तो h आ गया और h की वैल्यू हमारी अप्रोचेस टू 0 इसलिए 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमारा x हो जाएगा 3 प्लस एच, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हम लिखेंगे f ऑफ 3 प्लस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि x 3 से ग्रेटर है। 3 प्लस एच माइनस 3, 3 से 3 कट गया, h आ गया और h अप्रोच टू 0 है। और तीसरी टर्म f3 पे क्या है, हमने 3 माइनस एच पे चेक कर लिया 0, 3 प्लस एच पे चेक कर लिया 0, 3 पे मैंने इक्वल टू यहाँ लगाया, आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो 3 माइनस 3 0, तो क्योंकि तीनों मैच कर रहे हैं तो कहेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 ऑल आर इक्वल, सो f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब हमें चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या रूल होता है, हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम कहेंगे भी h अप्रोचेस टू तो 0 है, ये बन रहा है f ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में बन रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच। अब अगर आपको याद हो मैंने बताया था एफ ऑफ 3 माइनस एच और कुछ नहीं, तो एक तरह से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ही होती है। देखिए 3 माइनस एच को हमने बिना लिमिट पुट के जब निकाला था, सिम्प्लीफाई करा था, तो हमारा आंसर आया था एच। तो हम ये सेम रिजल्ट ले लेंगे, हम लिख देंगे कि हमारा 3 माइनस एच सॉल्व करके एच आया था बिना लिमिट पुट किए, और एफ ऑफ 3 बिना लिमिट पुट किए 0 आया था, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक तरह से एच अपॉन माइनस एच। तो h अपॉन माइनस एच जब करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा -1। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ऑफ 3 प्लस एच क्या आया था, एफ ऑफ 3 प्लस एच एक तरह से आपकी राइट हैंड लिमिट है। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया था h बिना लिमिट पुट किए, मतलब लिमिट पुट करने से पहले वाला स्टेप। तो ये h था, ये 0 था और ये h है। तो कहेंगे हमारा सॉल्व करके आ गया h बाई एच 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो मैच नहीं कर रहा, सो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए और पार्ट, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं फिर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं। बट आपको एक ईजी सी ट्रिक बताता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो जैसे लेते हैं वैसे लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 2 आगे जाएगा, tan इनवर्स x की पावर 1 हो गई, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसके बाद क्या करा करो, आप ना इस टर्म को उधर ले जाओ, और कई करते भी होंगे बच्चे ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा सब बच्चे वैसे ही करते हैं, बट ये आपको पता होगा ट्रिक। हम क्या करते हैं, फिर अब इसको इधर लेंगे और अब जो रिजल्ट आया है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोबारा। तो अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट 2 लगेगा, और यहाँ होता तो हमें क्वेश्चन 2 लगाना पड़ता। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो आप देखोगे ये बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश और इक्वल टू 2, या इधर ला के -2 भी लिख सकते हैं। और आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, एक बार देख लें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हम -2 इधर ले आए थे, अब उधर ही रहने दो। अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं 35। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद सेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, आपको याद होगा ये रिमूवल ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन बताया था मैंने।
तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ना a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। उससे क्या होगा, ये x ऊपर वाला हमारा हट जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। पहले हम a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमारा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो 0 टू पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर देंगे इससे, तो ये बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई, और एलसीएम सेम है ना, तो एलसीएम सेम होने की वजह से 1 प्लस साइन एक्स नीचे आ जाएगा, ऊपर x प्लस पाई माइनस एक्स से पाई हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट खत्म हो जाएगा हमारा। पाई बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और रेशलाइज कर देते हैं 0 टू पाई, तो 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन मैंने ना रेशलाइज कर दिया, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, साइन बाय कॉस टैन और सेक बन जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे बच्चे, हमारा आंसर आएगा, और मैं ना 2 को भी ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा टैन एक्स, ये आ जाएगा सेक एक्स। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। टैन पाई 0 होता है, सेक पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा। टैन 0 0 होता है, सेक 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई ओनली। तो इस तरह से, क्योंकि 2 से ना 2 कट गया, तो हमारा इसका आंसर आ गया पाई। और इस तरह से हम इस सेक्शन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप हाफ एन आवर में हमने ख़त्म कर दिया। तो अगर प्लानिंग के हिसाब से चलें तो पहला सेक्शन 15 नंबर का बोला था मैंने, 15 से 20, और ऐसे ही मैं उसको भी 15 से 20, किसको, केस स्टडी को। और फिर अगले वाले में भी अगर मैं हाफ एन आवर मान लूँ और इसमें भी हाफ एन आवर मान लूँ, तो अब देखो पूरा पेपर आपका 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट खत्म है, सिर्फ 5 नंबर के रह गए, और हम तो और वाले भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम एक्सप्लेन करके भी कर रहे हैं। तो ऐसे आप फटाफट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप पेपर बहुत ईजिली परफेक्टली कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो पेपर और प्रैक्टिस करिए, जितने पेपर मिल सके उतने ट्राई करिए। ठीक है, थैंक यू।